काफ़ी तरस रहे थे कोविड के बाद एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट देखने को। 5 साल लगे इस T20 वर्ल्ड कप को देखने में, पर एट द एंड ऑफ द डे जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं तो एक चीज़ जो आया होकर सामने आई वो थी कि ये वर्ल्ड कप जो था वो एक किस्म का लॉटरी था कि आप टॉस जीतें, मैच जीतें, तो उससे दिल बहुत ख़राब हुआ। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी कोरोना के दिनों में यही इंटरटेनमेंट मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा है हमारे लिए। पैसे आईसीसी ने बनाने होते हैं, मुझे आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ब्रॉडकास्टर को थोड़ा सा तकलीफ़ दे के अगर मैचेस थोड़े से अर्ली करा लेते तो इतनी शर्मिंदगी इस लिहाज से नहीं उठानी पड़ती। जो भी फ़ैन थे क्रिकेट के, जितने सवाए ऑस्ट्रेलिया के फ़ैन्स के, कोई और फैंस जो थे वो इस टूर्नामेंट से हैप्पी नहीं थे। सारे कह रहे थे कि हम हारे नहीं हैं, हमें टॉस से हराया गया है। नंबर्स जो होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते, और नंबर्स ये बात साफ आया है कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसके लिए आखिरी 10 ओवर के अंदर मैच जो होता है ना वो हलवा हो जाता है, स्पेशली लास्ट 5 ओवर्स के अंदर। और नंबर्स हमें बता रहे थे कि आखिरी 5 ओवर्स के अंदर गेंद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो रही थी और बॉलर जो थे वो सिर्फ बॉलिंग मशीन बने हुए थे। लेकिन देखें इसकी दोनों तरफ से देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा डेविल एडवोकेट भी बनता हूँ, फिर मैं आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ, आवाम किसको देना चाहेंगे। बाबर आजम ने 6 मैचेस के अंदर उनके 303 रन थे और डेविड वार्नर के 7 मैचेस के अंदर तकरीबन 350 रन थे, यानी कि वो एक मैच ज़्यादा भी खेले और उनके रन्स भी कम थे, नंबर 1। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा अक्सर ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी टीम जो है बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, और कई दफ़ा जो टीम टूर्नामेंट जीतती है उसी के किसी एक प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी जो थी उन्होंने अपनी वो जो एक किस्म की रवायत थी उसको बरकरार रखने की कोशिश की कि जो एक टीम जीती और उस टीम को जिताने में जिस बंदे का मरकज़ी किरदार था उसको उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मेरी सोच है कि आपको अवार्ड जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक मिलते हैं, आप अपना काम जारी रखें। अगर बाबर आजम टूर्नामेंट जीत जाते थे तो फिर कौन उनको रोक सकता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हासिल करने के लिए। टूर्नामेंट जीतना इम्पोर्टेंट था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इतना कोई बड़ा एजाज़ नहीं है जिसके लिए हम चीखो पुकार करें या आ भका करें। इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम टूर्नामेंट जीतेंगे तो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन देखें बाबर आजम और डेविड वार्नर की गेम दूसरी है, हमें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें अगर बाबर आजम की विकेट गिरती है तो पाकिस्तान की टीम 140 भी नहीं बनाती, ठीक है। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ऊपर से अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, गेम को छोटा करना पड़ता है, 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरानी पड़ती, और अपनी टीम के लिए वो एक T10 का गेम बना देते हैं। और T10 की वजह से और T10 का उनका हर बंदा जो होता है वो खेलना शुरू हो जाता है, और फिर पाकिस्तान जो होता है वो इस फ़िक्र से निकल जाता है कि यार हम ऑल आउट हो जाएंगे। हालांकि आप मिसबा के दौर में देख लें, पाकिस्तान हर वक्त इसी फ़िक्र में होता था कहीं हम ऑल आउट ना हो जाए, हम पूरे ओवर खेल लें। हालांकि 20 ओवर में इस तरह बहुत कम होता है, लेकिन हमें हमेशा ये मसले लगे रहते थे। तो बाबर आजम की स्ट्रेटजी इस तरह की है। डेविड वार्नर ऑन द अदर हैंड ऑल आउट एग्रेसिव, उनको पता है अगर वो नहीं भी चले तो नीचे से स्टीव स्मिथ है वो आके संभाला दे देंगे, नीचे से उनके और दूसरे बेहतरीन बैट्समैन हैं वो आकर संभाला दे देंगे। तो डेविड वार्नर जो है वो अपनी एग्रेसिव बैटिंग खेल सकते हैं, बाबर आजम जो है सारा तकिया उनके ऊपर है, तो इस वजह से स्ट्राइक रेट पे तो फ़र्क आएगा। देखिए पहली चीज़ आतो साथ ही पहली बात क्लियर कर दें, अगर आप मुझे पटिशन दें और कहें कि मोहम्मद ज़हीर वर्ल्ड कप से पहले क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाए, सेमीफाइनल में हार जाए, और लेकिन अपने उससे पहले इंडिया को हरा दे, न्यूजीलैंड को हरा दे, 5 स्ट्रेट मैच जीते, क्या आप इसके लिए इस पटिशन पे साइन करते हैं? तो मैं तो इस पटिशन पे लाजमी साइन कर देता, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की प्रिपरेशन जा रही थी इस वर्ल्ड कप में आने से पहले, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन
कारकर्दगी पेश की है। हमसे सेमीफाइनल के अंदर बहुत गलतियां हुई, और सेमीफाइनल के अंदर सबसे पहली बात जो है, अगर हम सिर्फ मैच को एनालिसिस करके देखें तो सबसे बड़ी गलती जो है, हमने रियलाइज़ नहीं किया, हालांकि हम 5 मैचेस खेलते हुए आए, पर हमने रियलाइज़ नहीं किया कि 180 इज़ नॉट गुड इनफ, वी हैव टू स्कोर क्लोज टू 200। और हम शुरू के 10 ओवर जो थे अपनी गेम 200 के मुताबिक नहीं लेकर आए। फिर 17 और 18 ओवर या 18 और 19 ओवर जो थे, वो जो 10 रन के चले गए, जिसमें मुझे याद है एक ओवर जो था वो सिर्फ 3 रन का गया। वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, वो हमने वहाँ से हम लॉस्ट आउट हुए। फिर वहीं से हमारा जो था ना, बहुत बड़ा मैच का चंक हम हार गए। लेकिन हमने कमबैक किया बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर आकर, लेकिन हमारे पास जो था हसन अली जो थे वो फॉर्म में नहीं थे। बाबर आजम की, मेरे ख्याल से बाबर आजम जो थे, जहाँ तक लीग मैचेस चल रहे थे मैं हसन अली को खिलाने के लिए तैयार था, लेकिन लीग मैचेस में ये साफ दिख रहा था कि हसन अली जो थे वो अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है, उनके अंदर कोई मसला है, कोई फिजिकल फिटनेस का मसला है। क्योंकि हसन अली हम सब जानते हैं इतने बुरे बॉलर नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन बाबर आजम ने अपनी यारी के अंदर, वो हम सबको पता है वो यारों के यार हैं, उन्होंने हसन अली को खिलाया, और वो जो चीज़ थी वो पे ऑफ नहीं की, और हसन अली को ज़्यादा मार पिट गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हसन अली को आप देख रहे हैं, उनका दिन नहीं है, तो आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर्स हैं, हफीज़ भी है, मलिक भी है, आपने एक्स्ट्रा बॉलर्स जो थे उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया? इमाद वसीम के भी ओवर पड़े हुए थे, आखिरी ओवर इमाद वसीम ने जो कराया था उसमें सिर्फ 3 रन्स दिए थे, आप उनको एक एक्स्ट्रा ओवर दे सकते थे। आपने अपने एक्स्ट्रा बॉलर्स, हसन अली की जगह एक और ओवर अपने एक स्पिनर को दे देते, वो मेरे ख्याल से, और स्पेशली वेट के आगे, वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। नंबर एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, और वो है कि पाकिस्तान ने 3 रन आउट मिसेस किए। 4 रन आउट मिसेस किए, 3 तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना आसान रन आउट थे, और 2 वेट के रन आउट थे, जिसमें वेट जो था वो बिल्कुल ही छोड़ गया था अपनी, क्या कहते हैं, उसने विकेट दे दी थी, रन भागना ही छोड़ दिया, तो उसने कहा लग गई तो आउट हो गया, दैट्स फाइन, मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन पाकिस्तान गिलियाँ नहीं खड़का सके, रन आउट नहीं कर सके, वहाँ से भी पाकिस्तान को मसला हुआ। पाकिस्तान जो थी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आई हुई थी, जीत का बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ था। लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस जो उनके साथ लग गई थी, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा हाथ पांव फूले हुए थे। देखें विकेट को देखते हुए साफ लग रहा था ये थोड़ी सी बेहतर, जिस तरह मिचेल स्टार्क को पड़ी मार, जिस तरह दूसरे फास्ट बॉलर को मार्क पड़ी, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को एक ओवर में 3 छक्के लग गए, विकेट को देखते हुए पता चल रहा था कि स्पिन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। मैं तो एक और ऑस्ट्रेलिया का स्पिन बॉलिंग के आगे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान ने यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 80 के करीब आउट किया हुआ है। अभी इस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के अंदर मिजरेबल थी, पिट के आई थी। तो मेरे ख्याल से एक और स्पिनर जो मोहम्मद नवाज़ थे उनको भी खिलाया जा सकता था। अगर कुछ नहीं आपके पास प्लेइंग 11 के अंदर स्पिन ऑप्शंस पड़ी हुई थी, आप हसन अली के 2 ओवर देख लिए थे ना, आप देख लिया था उसको मार पिट रही है, आज भी इसका दिन नहीं है। आप हसन अली के ओवर कम करके दूसरे इमाद वसीम को ओवर दे सकते थे, हफीज़ से एक ओवर एक्स्ट्रा करवा सकते थे। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले कहते हुए भूल गया, इमाद वसीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेविड वार्नर के आगे वो बहुत ही बुरा है। तो मेरे ख्याल से उनको डेविड वार्नर के आगे हफीज़ को उस वक्त ले आते या किसी और बॉलर को लाते, इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इमाद वसीम को उस जगह पे, हालांकि वो बाबर आजम ने उन पर ट्रस्ट किया लेकिन वो ट्रस्ट जो था वो पेड ऑफ नहीं हुआ। उस दिन बाबर आजम ने जिस बॉलर पर ट्रस्ट किया वो ट्रस्ट जो था वो पेड ऑफ। लेकिन एक बात भी वैसे ये कहना नामुनासिब है, अगर आप प्लेयर से ये सवाल पूछेंगे भाई कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, या अगर आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रखते हैं तो आगे से आपको यही जवाब देगा ना कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन इस तरह के तो हर प्लेयर यही कहेगा आगे से आपको। और हमारे प्लेयर्स जो हैं कोई इतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड एजुकेशनल नहीं है कि वो आपको क्रिटिकल
एनालिसिस करके कोई जवाब दें, ठीक है। उनके जो दिमाग के अंदर पहल, और ना ही वो इतने मीडिया सेवी हैं, तो उनके दिमाग के अंदर पहली जो चीज़ आएगी वो उसी तरह उसको वैसे ही उनका आउटपुट हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से प्लेयर को उनकी बातों के ऊपर क्रिटिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें जाएं पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज को, जिस तरह टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा था उस तरह आवाम की एक्सपेक्टेशन उसके साथ बढ़ती जा रही थी और उस तरह उनके ऊपर प्रेशर आता जा रहा था। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की टीम इस तरह की भी टीम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले सके। हमारे पास दो बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, मोहम्मद हफीज़, लेकिन मोहम्मद हफीज़ जिसे हम जानते हैं, और मोहम्मद हफीज़ ने अपने पूरे कैरियर के अंदर हमें बार बार बताया है जब भी प्रेशर की सिचुएशन आते हैं सबसे पहले वही डोलते हैं, और इस पूरे टूर्नामेंट में भी हम देख चुके हैं। और मोहम्मद हफीज़ की पहली गेंद जो डेविड वार्नर को उन्होंने कराई थी प्रेशर सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर भी आप देख लें उन्होंने क्या किया था। और उससे पहले 2011 का वर्ल्ड कप भी हमें याद है जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने 50 बनाई थी, लेकिन प्रेशर में आकर अपनी विकेट गंवा बैठे थे। तो प्रेशर की सिचुएशन में हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा डिलीवर नहीं करते। मेरे ख्याल से इमाद वसीम का रोल जो था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नई गेंद कराने से था, और जब गेंद पुरानी हो जाए तो हमारी टीम, जो हमारे कैप्टन हैं, उनको लगता है कि मेरे पास इनफ ऑप्शंस हैं पुरानी गेंद से बॉल कराने वाले। जिस तरह हम जानते हैं कि हारिस रऊफ भी अच्छी गेंद जो है इफेक्टिवली पुरानी गेंद से अच्छी गेंद कराते हैं, हसन अली भी पुरानी गेंद को प्रेफर करते हैं, हफीज़ भी जो हैं वो 6 ओवरों के बाद आने को प्रेफर करते हैं। जब आपके पास इतने ज़्यादा और ऑप्शन हैं टिक करने को, तो शायद पुरानी गेंद के साथ, और सिर्फ इमाद वसीम जो हैं वो सिर्फ नई गेंद कराते हैं, तो आप इमाद वसीम को नई गेंद दे दी और पुरानी गेंद जो थी वो आपने उस जो दूसरे ऑप्शन से उनको दी। लेकिन उस दिन मेरे ख्याल से बाबर आजम से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैच बहुत तेज़ चल रहा होता है, कभी कभी आपको इतना ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता अंदर। मेरे ख्याल से बाबर आजम से एक क्रिटिकल गलती हो गई, वो बुक के मुताबिक चले, जो उनकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ था, जिस ओवर ये ओवर इसको देना है, ये 15वां ओवर इसको देना है, 14वां ओवर इसको देना है, वो उसी के मुताबिक चले। मेरे ख्याल से अगर वो क्रिटिकल एनालिसिस करते, क्रिटिकल थिंकिंग करते, तो मेरे ख्याल से वो 1 ओवर एक्स्ट्रा हफीज़ को दे देते या 1 ओवर एक्स्ट्रा इमाद वसीम को दे देते, हसन अली का, और शायद पाकिस्तान के थोड़ा सा चेंजेस आ जाता। अगर आप देखें बहुत से लोग, एक बात है, बहुत से लोग जो हैं वो हसन अली को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसके कैच छोड़ने पर मेरे ख्याल से बाय द टाइम वो कैच छूटा इट वाज टू लेट। ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलरेडी इन द गेम एंड दे वर विनिंग इट, सो आई थिंक इट वाज टू लेट बाय द टाइम। दूसरे एंड पे सेट बैट्समैन भी था, नंबर 1 और नंबर 2 जो आगे जो बैट्समैन आ रहे थे उनके पास छोटी बाउंड्री होती, क्योंकि वो जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो उनकी लेग साइड पे बड़ी बाउंड्री आ रही थी, जो अगला ओवर था उनकी साइड पर छोटी बाउंड्री आती, और हारिस रऊफ जो थे वो गालियां खाने से बच गए। वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि शाहीन शाह अफरीदी ने ही सारा मैच ख़त्म करा दिया, अगर मेरे पे आ जाती तो सारी गालियां मेरे पे आ जाती। मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए था, स्पेशली जब हमारी पहली बारी आ गई और हमें 200 के करीब जाना था, नंबर 1। साथ में जो मेन जहाँ है रिजवान के ऊपर मैं इतना ज़्यादा क्रिटिक नहीं करूँगा, बाबर ने भी आप देखें एक्सेलरेट करते हुए अपनी विकेट गिरवाई, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा सा जिस बंदे पे गुस्सा आया था इनिशियली वो था फ़खर ज़मान पे। फ़खर ज़मान ने अपनी इनिशियल 17 बॉल्स पे 17 रन्स किए थे, हालांकि ये उसकी जॉब नहीं है, उसकी जॉब थी कि वो आते साथ ही हिट लगाना शुरू करे, इधर हिट आउट और गेट आउट। लेकिन उन्होंने जो अपनी इनिशियल 17 बॉल्स पे 17 रन्स किया, हालांकि बाद में उन्होंने मेकअप कर लिया उन बॉल्स का, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान जो था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिहाइंड द कर्व बॉल भी हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, अब आप देखें पाकिस्तान की कितनी सारी विकेटें जो हैं, इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान लेके चलता है, लेकिन अब कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हमारी किसी काम की नहीं आई। हालांकि हमारी शादाब भी हिट लगा लेते हैं, हसन अली भी अच्छे खासे बड़े हिटर हैं, लेकिन वो कहीं भी हमारे काम के नहीं आए, तो हमें क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल से जब 13वां ओवर शुरू हुआ था तो पाकिस्तान को फिर अंधाधुंध मारने की कोशिश करनी चाहिए थी, भले उसके नतीजे में उनकी सारी विकेटें भी गिर जाती हैं, और क्योंकि अब वो विकेटें घर ले जाके उनका अचार तो नहीं डालना ना हमने,
अब यहाँ उनको फ्रेम करके रख लें, लेकिन अब विकेटें सारी गिर भी जाती। तो हमें 200 के करीब जाना था, क्योंकि हमें खुद पता होना चाहिए था कि 170 180 जो है वो कल न्यूजीलैंड जैसी टीम जो इतना ज़्यादा मारधार नहीं करती, उसने भी इंग्लैंड की टीम के आगे चेस कर लिया, तो हमारी टीम के भी आगे ये चेस हो जाएगा। हमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए मेरे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी टीम समझ रही थी कि अगर हमने 170 के करीब कर भी लिया तो दैट वुड बी अ गुड इनफ। तो चल जो थ्रू वो तो 170 भी नीचे से आखिरी ओवर में स्टार्क को अच्छी खासी कुटास लग गई तो हो गया। वरना तो जहाँ तक मुझे लग रहा था कि हमारी टीम 160 की भी सोच रही थी कि अगर 160 भी हो जाए इट वाज गुड इनफ, वी विल डिफेंड इट। पर दे यू कैन अकाउंट फॉर you can trust your bowlers, but you can trust the bowler in the good conditions। जब आपको पता है कि आपके बॉलर आखिरी 5 से 6 ओवर्स के अंदर बिल्कुल बॉलिंग मशीन बन जाएंगे, तो फिर आपको अपनी बैटिंग के अंदर एक्सेलरेट करना चाहिए था। हमारे यंग टीम है, यंग टीम जो है उसको ट्रैवल करने दें, और बांग्लादेश का भी एक एक्सपीरियंस है उसको लेने दें। लेकिन T20 के अंदर मैं एक चेंज सजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि हम टूर्नामेंट के अंदर तो मैं बाबर आजम और रिजवान को था ना, वो मैं ओपनिंग स्लॉट से नहीं हटाना चाह रहा था, क्योंकि हम उस एक्सपीरियंस से 1 साल से खेलते हुए आ रहे थे और हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा बांग्लादेश के टूर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। स्पेशली मुझे लगता है कि इस दफ़ा बांग्लादेश जो है वो थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाएगी, उस तरह की जिस तरह के वो बिल्कुल ही स्पिन विकेट बनाती हैं उस तरह की विकेटें नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि बेकार विकेटें बनाने से उनके बैट्समैन भी जो हैं वो रन बनाना बिल्कुल भूल गए। तो मेरे ख्याल से जी फरमा। तो लेकिन उस विकेट बनाने से उसको फ़ायदा क्या हुआ ना, वो उनको ये भी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना कि अब उनके बैट्समैन जो हैं वो बिल्कुल ही छक्का मारना भूल गए और बाउंड्री उनसे लगती ही नहीं है। उनको याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हमने 20 रन कब किए थे। उनका बैट्समैन को कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके बैट्समैन को। तो मेरे ख्याल से ये वो भी शायद अब इस बात पे गौर करेंगे। लास्ट टाइम जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई थी न्यूजीलैंड की, तो उनके जो शकीबुल हसन थे और जो दूसरे बैट्समैन ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन की थी और बोर्ड के साथ। उन्होंने कहा था कि ये हमारे बैट्समैन के लिए ये बॉल्स, ये जो पिचेस हैं ये लीथल है। हम मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन दीज पिचेस इज़ नॉट प्रिपेयरिंग अस एज ए बैट्समैन। सो हमें थोड़ी सी बेटर पिचेस चाहिए जिसमें बॉल और बैट का मुकाबला हो, कंपटीशन हो। इसी तरह की क्रिकेट हम देखना चाहते हैं। हम मिजरेबल किस्म की क्रिकेट देखना भी नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से अगर पिचेस कंडीशंस अच्छी हैं, मतलब बैटिंग थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली है, तो फिर मैं चाहूँगा कि फ़खर जमान और हैदर अली से ओपन कराया जाए, बाबर आजम 3 पे आए, रिजवान 4 पे आए और इफ्तिखार 5वें पे आए, और इस यूनिट के साथ हम चला के देखें। क्योंकि एक्चुअल में बाबर आजम के होते हुए और रिजवान के होते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम पावर प्ले को अच्छी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। और हमने 1 साल ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब उस वक्त हमें अपनी बैटिंग यूनिट के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, हम बैटिंग यूनिट को डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब हमारी बैटिंग यूनिट काफ़ी लंबी हो गई। अब तक हमारी बैटिंग 8वें 9वें तक बैटिंग जाती है। तो थोड़ा सा बैटिंग पे ऊपर इत्तेबार करें और उनको कहें कि ठीक है ये रन्स बनाएंगे, और अगर ऊपर से वो 2 जल्दी आउट भी हो जाते तो नीचे बाबर और रिजवान कवर करने के लिए हैं। फिर इफ्तिखार आएंगे, फिर इमाद वसीम आएंगे, फिर शादाब आएंगे, फिर हसन अली आएंगे। 20 ओवरों में हमारी टीम आउट नहीं होने वाली पूरी ऑल द वे एंड तक जाने के लिए। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ और देखें क्या बनता है। नहीं, बहुत सारी वजह थी। एक वजह तो नहीं होती ना जो इतना बड़ा डिज़ास्टरस कैंपेन करने की। नंबर 1 जो सबसे बड़ी वजह थी वो तो इनका स्केड्यूल था ना। आप देख लें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेलने के लिए इंग्लैंड गए, फिर उधर उनका 3 महीने का दौरा था और बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव क्रिकेट खेली उन्होंने। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेली, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ खेली, फिर आए वो टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद आए IPL खेली। और ये तो IPL और जो उनकी आप इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ देख लें, उनके मेन प्लेयर्स की उन्होंने तो जान निकाल ली थी। और फिर IPL भी उसने भी उनकी जान निकाली। उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से उनके प्लेयर्स जो थे क्रिकेट खेल के इतना नंब हो चुके थे कि उनके पास एक्स्ट्रा गियर ही नहीं बचा
वर्ल्ड कप के आने के लिए वर्ल्ड कप में, और वो उसको लगा सकें। वो हमेशा ये एक नंबर 1 फैक्टर जो मुझे लगता है। नंबर 2 फैक्टर मुझे लगा ज़हनी थकावट का शिकार थे। उनके पास वो एक्स्ट्रा इमोशन, एक्स्ट्रा गेयर ही नहीं था लगाने के लिए वर्ल्ड कप के लिए, जो चाहिए होता है। और नंबर 2 जो बात थी, आईपीएल के अंदर आपको थोड़ी सी मीठी मीठी बॉल मिलती हैं, फिर एकदम से आकर इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट हो, पाकिस्तान का शहीनशाह अपने पूरे जोबन पे अपना पहला मैच खेल रहा है, उस तरह की बॉलिंग आपके सामने आ जाए, अगले मैच में बोल्ट आ जाए आपके सामने, तो वो वहाँ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वहाँ से थोड़ा सा उनको वहाँ से अफेक्ट पड़ता है। और उनके बैट्समैन जब तक एडजस्ट हुए, इट वाज टू लेट। नंबर 3 जो बात थी उनका, जो मुझे लगता है कि स्केजुअल जो था ना, एक पहला मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हारे, और दूसरा मैच अगले संडे न्यूजीलैंड, एक तो 7 दिन उनको गालियां पड़ती रहीं, फिर अगले संडे वो इतने प्रेशर सिचुएशन के साथ आ गए, वो फिर न्यूजीलैंड के फिर इतनी बेहतरीन टीम उनके सामने आ गई, फिर वो दोबारा टॉस जीत हार गए, तो वहाँ से फिर दोबारा अंडर प्रेशर आ गए। तो मेरे ख्याल से अगर स्केजुअल भी जो था उनका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर दोनों टॉस, वो बड़े मैचेस के दोनों टॉस हार गए। इंडिया को भी चाहिए था कि इंडिया का अपना टूर्नामेंट था, उनका एक मैच अगर उन्होंने नाइट में कराया तो अगला मैच उनका थोड़ा डे टाइम में करा लेते, ताकि टॉस का इतना फैक्टर ना होता। लेकिन उन्होंने भी पैसे कमाने थे तो उन्होंने दोनों मैच नाइट में किया और उनके ही गले पड़ गए। तीसरी उनकी जो बहुत टीम कॉम्बिनेशन था वो भी इतना कोई ख़ास नहीं था। बुमराह यूएई की पिचेस के ऊपर बुमराह जो थे वो मेरे ख्याल से इफेक्टिव बॉलर नहीं थे। आपके पास अश्विन थे, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर, आप उनको नहीं खिला रहे, तो वहाँ से भी मसला पड़ रहा था। फिर उनके पास कोई हार्ड हिटर जो थे जो अटैक करें, वो भी हमारी तरह ही, राहुल जो है उनकी भी गाड़ी थोड़ी देर से चलती है, शर्मा की भी गाड़ी थोड़ी देर से चलती है, तो वहाँ भी थोड़ा सा मसला था। कोहली भी सिमिलर सिचुएशन, तो कॉम्बिनेशन का भी उनका थोड़ा बहुत मसला लग रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। और नंबर 1 कोहली भी जा रहे थे, एक लेम डक कैप्टन थे, कोच भी वो भी जा रहे थे, एक लेम डक कोच थे, उनके ऊपर उन्होंने धोनी को आके बैठा दिया। यानी कि बोर्ड के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि बोर्ड कह रहा था यार हमें आपकी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हम एक बाहर से बंदा ला के बैठाएंगे जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन इधर इस तरह चल रही थी। अगले जो कैप्टन थे रोहित शर्मा, वो भी टीम अंदर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल से उनके वे टू मैनी प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर, it will come out in a disastrous way which we saw in T20 World Cup for India। कोई मसला नहीं, मज़ा आया होप आपके ऑडियंस का। और मैं अपने दोस्तों जो हमें सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि बदर के भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई हो। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.